अब वक्त है प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो आज बात करेंगे लखनऊ में शुरू हुई बीएसपी की बैठक की। आपको बता दें कि लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक अभी जारी है, जिसमें केंद्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा आज इस बैठक में संभावित है। तो मिशन मोड में है मिशन मोड में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी है और बीएसपी की ये जो बैठक है वो लगातार जारी है और इस बैठक में कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर चर्चा की जानी है। तो बसपा की बैठक है जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड पर बड़ा फैसला हो सकता है। क्या महाराष्ट्र और झारखंड में किसके साथ गठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी करे, इस पर भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी मंथन जारी है। फिर आकाश आनंद का जो कद है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा आज इस बैठक में संभावित है। और साथ ही साथ चूंकि 10 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उस पर भी चर्चा आज इस बैठक में होनी है। तो मायावती आज इस बैठक में मौजूद हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है बहुजन समाज पार्टी की। तो ऐसे में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं सभी जुटे हैं। मायावती सभी को संबोधित कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी किन नीतियों के साथ, किस रणनीति के साथ अब आगे बढ़ेगी, इस पर आज गहन विचार विमर्श हो रहा है। तो एक बड़ी बैठक आप कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की है। हर 5 साल के बाद आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ये प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। हालांकि 2019 में मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और उसके बाद अब फिर से 2024 में कयास यही है कि मायावती ही उसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि आकाश आनंद का जो कद है उसको और बढ़ाया जा सकता है, इस पर ज़रूर चर्चा लगातार हो रही है। और अब देखना यह है कि आकाश आनंद को और जिम्मेदारी के तौर पर क्या दिया जाता है। कुछ चर्चा जरूर इस तरह की थी कि आकाश आनंद को हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अभी जो कि मायावती सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाली हैं, वो खुद इस बात को ट्वीट करके बता चुकी हैं। तो ऐसे में बहुत संभावना यह है कि मायावती ही एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपको दिखें। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आकाश आनंद उनके सियासी कद को भी बढ़ाए जाने की बात हो रही है। महाराष्ट्र और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपने आप को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी। तो ऐसे में वहां के विधानसभा चुनावों को लेकर के भी चर्चा आज इस बैठक में होनी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस साल के अंत तक वहां पर भी विधानसभा चुनावों का आगाज होगा और वहां पर पार्टी किस रणनीति के साथ जाएगी, क्या गठबंधन के साथ वहां पर आगे बढ़ना है, वहां पर रणनीति बहुजन समाज पार्टी की क्या रहेगी, इस पर भी मायावती आज फोकस कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के आज महत्वपूर्ण बैठक है। कुछ बड़े विषय हैं जिस पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ चर्चा हो रही है। 2 जो सबसे अहम बातें हैं आज की इस बैठक की, जो मैंने आपको पहले भी बताई, एक तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो आज यहां से चुनाव इस बात का होगा कि बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई इफबट नहीं है, मायावती ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे आपको काम करती हुई दिखेंगी, इसकी चर्चाएं हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं, मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। मोहम्मद शबाब, बसपा की आज एक महत्वपूर्ण बैठक लगातार चल रही है, एजेंडा क्या स्पष्ट हो पाया है अभी तक की इस बैठक में, क्या चर्चा हो रही है, डिस्कशन किस बात का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, आकाश आनंद को लेकर के, चुनावों को लेकर के क्या सरगर्मी है? अब बिल्कुल देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक इस वक्त चल रही है और अभी तकरीबन 1.5-2 घंटा बैठक और चलेगी। इस बैठक में 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पर डिस्कशन चल रहा है। इसमें सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से ताजपोशी की जाएगी। हर 5 साल में बसपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये कार्यक्रम होता है जिसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। साल 2003 से बसपा सुप्रीमो मायावती ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बसपा की कमान संभाले हुए हैं। हालांकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है पार्टी की, उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मायावती को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज फिर से चुना जाएगा। इसके अलावा आकाश आनंद के राजनीतिक करियर पर भी बात होगी और आकाश आनंद को दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव में किस तरह से जिम्मेदारी दी जाए, इस पर बातचीत होगी। कैसे जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, इन तमाम राज्यों में चुनावों का जिम्मा सौंपा जाए, कैसे राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जो बसपा का जो तख्तोताज था, जो खो चुका है, उसको कैसे वापस पाया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के बाई इलेक्शन होने हैं, इनमें प्रत्याशियों के चयन से लेकर के वहां पर किस तरीके से प्रचार प्रसार हो, किस तरीके से वहां पर जीत की रणनीति को बनाया जाए, इन तमाम टॉपिक्स पर बातचीत होनी है, जिसको लेकर के इस समय बैठक चल रही है। और ये बैठक कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो हाशिए पर जाती बसपा के लिए अपने कैडर वोट को वापस से जमा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमूमन
अमूमन बसपा बाई इलेक्शंस लड़ती नहीं थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों से ये सिनेरियो बदलता दिखा, क्योंकि बसपा का राजनीतिक हाशिए पर जाना बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो अब बसपा जो है वो बाई इलेक्शन भी लड़ती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल पाया, विधानसभा चुनाव में महज एक विधायक जीत पाया। तो ये बातें इस बात के लिए काफ़ी हैं कि बसपा का खोता जनाधार वापस पाना बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी माथे पर शिकन की लकीरें बढ़ा रहा है। ऐसे में आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को ये मंत्र यहाँ से दिया जाएगा कि वो जब वापस अपने अपने क्षेत्रों में जाएं तो किस तरीके से बसपा के कैडर वोट को वापस पार्टी में जोड़ने की कवायदों में जुटे, उन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण संबंधी फैसला आया था उसको लेकर के भी बसपा सुप्रीमो मायावती आज अपने पदाधिकारियों को ये दिशा निर्देश देंगी कि कैसे क्षेत्र में जा करके इस विषय पर जो है वो लोगों को जागरूक करना है। तो ये कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर आज की बैठक चल रही है और बैठक कब से 1.5-2 घंटा और चलेगी, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को कई गुरु मंत्र देंगी। जी बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद शबाब एक चीज और थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि हालांकि राजनीतिक तौर पर तो अगर बहुजन समाज पार्टी को हम लोग देखें तो प्रदेश के अंदर चूंकि प्रमुख दल भी रहा, सत्ता में भी रहा, तो इसलिए जब वो विपक्ष में पहुंचा तो चुनौतियां तो उसके सामने रहीं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं वो कोर वोट बैंक जो कि बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था, उस पर कहीं सेंध लगाने की कोशिश, क्योंकि इसके पहले जब आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे तो हरियाणा में एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बहुजन समाज पार्टी ने अपना गठबंधन बनाया, तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है उनका गठबंधन हो गया। तो जो चैलेंजेस मिल रहे हैं, क्या उसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद उन सारी चीजों पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि सीधी चुनौती वहां से मिल रही है मायावती को? और बिल्कुल देखिए, मायावती चंद्रशेखर रावण को अपना कॉम्पिटिटर कहीं से भी नहीं मानती, और ये बात भी ठीक है कि अगर चंद्रशेखर रावण के पास दलित वोट बैंक की एकजुटता होती तो फिर वो सिर्फ नगीना में ना जीतते, दूसरी जगहों पर भी उनके पार्टी का जो है वो अच्छा प्रभाव रहता, अच्छा जो है वो चुनाव लड़ने का तौर तरीका रहता। वो चुनाव में नहीं दिखा, हालांकि वो नगीना से सांसद बने, इस बात में कोई दो राय नहीं। आने वाले वक्त में वो बसपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण का काम करने का तौर तरीका है, वो एग्रेसिव तौर पर दलितों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, उसको जो है वो संसद में या फिर सड़क पर लेकर के बात करते हैं। मायावती की पार्टी और मायावती का काम करने का तरीका चंद्रशेखर रावण से बिल्कुल जुदा है, और इस बात से ऐसे भी समझा जा सकता है कि बहुत लंबे वक्त के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी के जुड़े हुए लोग जो हैं जब सड़कों पर उतरे उस फैसले के खिलाफ, तो बसपा का कोई भी बड़ा लीडर नहीं उतरा। सबसे बड़ा लीडर प्रदेश अध्यक्ष था, जो अपने इलाके में ही जो है उस कार्यक्रम में शामिल था। लेकिन लखनऊ जैसी जगहों पर कोई बड़ा लीडर किसी को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने या उनको दिशा दिखाने के लिए नहीं था। ज़्यादातर नेता ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से ही जागरूकता बढ़ाने और की जो है तमाम बातों को कहते नजर आए। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है, जबकि चंद्रशेखर रावण की पार्टी के बड़े नेता जो है सड़कों पर उतरे, लखनऊ समेत प्रदेश भर में उनकी जगहों पर इसीलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा था, क्योंकि मायावती के पास जो वोट बैंक था, शबाब, जो मायावती के पास वोट बैंक था उस चंक पर कोई अभी तक सीधे अटैक नहीं कर पाता था। कोशिश जरूर हो रही है चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से, और उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है, लेकिन साथ में समझना यहां पर मैं ये चाह रहा हूं शबाब कि क्या आपको ये नहीं लग रहा, क्योंकि मायावती जिस तरह से राजनीति अभी तक करती रही है, उनकी जो एक सेट पॉलिटिक्स रही है, वो चीजें समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तित हो रही, क्योंकि पहले मायावती रैलीज करती थी, आह्वान करती थी, वोट उनके पक्ष में पड़ जाता था, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं वो परसेंटाइल भी कम हो रहा है, और लोकसभा चुनावों में वो ठीक ठाक दिखा है कि वो वोट बैंक छिटका है बहुजन समाज पार्टी का। तो क्या ये सब चिंताएं हैं अभी बहुजन समाज पार्टी के सामने, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर डिस्कस हो रही हैं? अब बिल्कुल देखिए, ये सारे विषय जो हमको आपको नजर आ रहे हैं, ये बसपा सुप्रीमो मायावती को भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ा है। 2012 से सत्ता से बाहर होने के बाद से लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, और सिर्फ उनका वोट बैंक चंद्रशेखर रावण की पार्टी में नहीं गया, एक बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी गया है। तो ऐसे में चिंता की लकीरें जरूर हैं। आज की बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। जी मोहम्मद शबाब, इसके अलावा खासतौर से जो और राज्य हैं जहां पे राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है उसको बरकरार रखने की चुनौती से जो जोड़ा जा रहा है, क्या वहां पर भी कोई नई टैक्टिक्स या कोई नई टेक्निक के साथ या फिर अपने कोर वोट बैंक के साथ क्या गठबंधन का भी सहारा बहुजन समाज पार्टी लेगी, ताकि वहां पर भी ठीक ठाक भूमिका में आ जाए? इस पर भी फोकस है क्या आज की इस बैठक में? बिल्कुल देखिए, अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो चुका है, अब उनका कोई भी सांसद संसद में नहीं है,
एक विधायक महज विधानसभा में हैं, राज्यसभा में भी चीज़ें उनके लिए समाप्त हो चुकी हैं, विधान परिषद में भी अब एक आध विधायक बचे हैं, उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो ऐसे में सदनों में मायावती का खत्म होता ग्राफ ये बताता है कि उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा आने वाला वक्त है, और अगर वो अपने कोर वोट बैंक पर फोकस नहीं करेंगी तो फिर दूसरे राज्यों को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में वापस वो गठबंधन की शक्ल में या अकेले इंडिविजुअल चुनाव लड़के आ चुकी। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए जो सिनेरियो है वो ये जरूरी नहीं कि आपके विधायक जीतें या सांसद जीतें, आपको कितने % वोट पड़ रहा है, मतदाताओं का प्रतिशत आपके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को बनाता या बिगाड़ता है। तो ऐसे में मायावती दूसरे राज्यों में चुनाव जाकर कम से कम अपने वोट बैंक पर फोकस करके अपने लिए मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, तो ये जगहों पे जा करके अगर दलित वोट बैंक या मुसलमान वोट बैंक उनके साथ जुड़ता है तो कम से कम वो वापस से राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर लौट पाएंगी। जो उनके लिए जो है वो मुश्किलों भरा वक्त रहा है वो खत्म होगा, और फिर चाहे वो जीत या वोटिंग परसेंटेज अकेले या गठबंधन से चुनाव लड़कर हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बिहार में वो AIMIM के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बारी आती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ भी ओवैसी के साथ लड़ेंगे, तो कहती नहीं, यहाँ हमारा कोई गठबंधन नहीं। तो यानी कि सिर्फ वोटों की चाहत ये गठबंधन कराती है। बिहार में वो हाशिए पर हैं, लिहाजा MIM के साथ गठबंधन था। उत्तर प्रदेश में वो थोड़ा मजबूत है। बिल्कुल। और मोहम्मद शबाब, अब देखना यह है कि आज जो ये कवायद हो रही है वो रंग क्या लाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक जो कि देख रहे हैं आप लगातार